गुड इवनिंग एवरीवन। तो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा स्पेशल कुछ हो जाए और स्पेशल में थोड़ा सा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में डाले गए। नंबर 1 में डाला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नंबर 2 में डाला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और नंबर 3 में डाला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशल गिफ्ट के तरह आपको मिले हैं। तो आप वापस से कनेक्ट हो गए हैं, आपके मैसेज से पता चल जाए, करेक्ट। तो उसमें अपन शुरुआत कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी की जब हम बात करते हैं तो ये 2 चीजें हैं, एक इंडेमनिटी एक गारंटी। इंडेमनिटी आपका कवर अप होता है सेक्शन 124 और 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और गारंटी जो है वो पूरा बचा हुआ 126 से लेके 147 तक कवर होता है। बेसिक अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में पूरे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बातों को रिकॉल करना। तो इंडेमनिटी और गारंटी से जुड़ी हुई बातें क्या क्या थी, बेलमेंट प्लेज क्या था, कैसा था, वो पॉइंट्स के थ्रू हम रिकॉल करेंगे। ऑब्वियसली डिटेल्ड सेशंस हमने अपनी क्लासेस में इनको कवर अप किया था। तो मैराथन का ऑब्जेक्टिव आप समझते हैं कि हमको चीज़ें रिकॉल्ड होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमने कभी इसमें पढ़ी थी, देखी थी, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी और गारंटी की जब हम बात करते हैं, याद करिए इंडेमनिटी वर्ड का मतलब ही होता था टू मेक गुड द लॉस। तो टू मेक गुड द लॉस का बेसिक का आइडिया और बेसिक मतलब यही था कि आज जो भी नुकसान हुआ वो एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को इंडेमनीफाई करने का, मतलब लॉस की भरपाई करने का, टू मेक गुड द लॉस। तो मेक गुड द लॉस के लिए याद करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज एक व्यक्ति है AB और एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो उससे हमने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवाया था और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के पैसे दिए गए थे। तो प्रीमियम का पैसा 2 लाख रुपए दिया गया था और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि अगर कोई भी नुकसान हुआ, जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया था, मान लो स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, मान लो हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, तो जो भी इंश्योरेंस कराया, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो अगर कल को कोई भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई जो है वो कौन करके देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी करके देगी, करेक्ट। तो इसमें ऑब्वियसली कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया दोनों पार्टीज के लिए। मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ जो रिस्क कवर मुझे मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंसिडरेशन हो गया वो 2 लाख रुपए जो प्रीमियम उसको मिल रहा है मुझसे, करेक्ट। अब ये जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ, करेक्ट, तो इसमें जो 2 पार्टीज थी, एक पार्टी जो वादा कर रही है कि नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। तो जो पार्टी वादा करती है उसको आप बोलते हैं इंडेमनीफायर, उसको आपने नाम दिया था इंडेमनीफायर। और जिसको नुकसान की भरपाई करके दिया जाएगा, जैसे कि AB इन द गिवन केस, उसको आप बोलते हैं इंडेमनीफाइड, उसको आप बोलते हैं इंडेमनीफाइड या कई बार इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर। और सिंप्लीफाई करूं तो जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रोमिसर और प्रोमिसी वर्ड जैसे इस्तेमाल करते थे, यानी तो प्रोमिसर यहाँ पे कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, और प्रोमिसी कौन हो गया, एक तरीके से AB, करेक्ट। तो इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डेफिनेशन के तौर पे अपन ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, केवल 2 सेक्शन है इंडेमनिटी के लिए, 124 एंड 125। तो 124 क्या बोलता है, 124 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस किसको, टू सेव द अदर पार्टी। तो एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है सेव करने का दूसरे को, किसको, अदर पार्टी को, फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम, फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम, किसके द्वारा, आइदर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर
पर्सन। तो जब एक पार्टी प्रॉमिस करे किसी दूसरी पार्टी को कि वो उसके लॉस को एक तरीके से कवर करके देगी, आइदर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। करेक्ट। तो इंडेमनिटी अपन ने क्या सीखा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124 व्हिच सेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पर्सन promises to save the other person from the loss caused to him by conduct either of the promisor himself or by conduct of any other person। जैसे कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रही है कि मान लो अगर ये 50 लाख का इंश्योरेंस कराया गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रही है कि कल को आपके स्टॉक को नुकसान हुआ बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब मान लो आपका स्टॉक चोरी हो गया, तो वो तो कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन था, चोर, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ये नुकसान की भरपाई हम आपको करके दे देंगे, तो ये जो 50 लाख रुपए है ये हम आपको क्लेम के तौर पे दे देंगे। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कहला दी गई इंडेमनीफायर, जो इंडेमनीफाई कर रही है, और जिसको इंडेमनीफाई किया उसको बोल दिया इंडेमनीफाइड, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर। करेक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना। हाउएवर, अगर वो नुकसान एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है यानी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो रहा है, तो ऐसे इंस्टेंसेस पे यानी वो सारे चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अक्सर कवर नहीं होते हैं। करेक्ट। तो वो हिंदी मूवी में कवर दिखाना अलग मैटर होता है, लेकिन रियल लाइफ में एनी एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अक्सर उसके क्लॉजेज में ये सारी बातें अलग रहेंगी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू मेक गुड द लॉस। मेक गुड द लॉस किस तरीके से? तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो जो भी इसका नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई यानी वो गाड़ी को ठीक कराने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे हम दे देंगे, सब्जेक्ट टू जितने की पॉलिसी आपने ली है। विल मेक गुड द लॉस, तो यानी वो लॉस को मेक गुड करते हैं। ठीक। आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया तो स्टॉक को कल को कुछ भी हुआ, जल गया, चोरी हो गया, तो ऐसे इंस्टेंस में वो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉस। करेक्ट। तो ऐसे कोई भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर नहीं किया जाता फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि आप लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा तो दे सकते हो, बट कैन यू मेक गुड द लॉस? जो लॉस हुआ था, क्या आप वो लॉस की भरपाई, गाड़ी में इंश्योरेंस था तो गाड़ी का नुकसान हुआ तो आप गाड़ी को ठीक करके दे दिए। करेक्ट। हेल्थ का नुकसान हुआ तो हेल्थ को ठीक करके दे दिए। करेक्ट। स्टॉक का नुकसान हुआ तो पैसा दिया, उससे स्टॉक आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली बाकी हर जगह यू कैन मेक गुड द लॉस, बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में यू कैन नॉट मेक गुड द लॉस। वो खोए हुए व्यक्ति को आप वापस नहीं पा सकते। करेक्ट। भले आप पैसा दे सकते हो लेकिन यू कैन नॉट मेक गुड द लॉस। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बोला जाता। तो नेचुरल कैलेमिटी से होने वाली यानी एक्ट ऑफ गॉड से होने वाली चीजें आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक उसी प्रकार से कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। ठीक। तो ये हमने इंश्योरेंस के बारे में देखा था, इंडेमनिटी के बारे में देखा था। सो वी अंडरस्टूड कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑलवेज कैरीज हाउ मेनी पार्टीज? 2 पार्टीज। एक पार्टी जो लॉस रीइंबर्स करने का, इंडेमनीफाई करने का वादा कर रही है, और दूसरा जिसको इंडेमनीफाई किया जा रहा है। तो जो वादा कर रही है पार्टी, उस पार्टी को बोलते हैं आप इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन है? द पार्टी हु प्रॉमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस। तो जो पार्टी हु प्रॉमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस इज कॉल्ड एज इंडेमनीफायर, एंड द पार्टी हु इज सेव्ड और प्रॉमिस टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस इज इंडेमनीफाइड। तो उसको इंडेमनीफाई किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी एबी को इंडेमनीफाई कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड एज इंडेमनीफायर, एबी इज कॉल्ड एज इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तो ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ये भी हमने देखा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 2 प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 2 प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कैसे? वो कॉमन तरीका है एक्सप्रेस और इंप्लाइड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्सप्रेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। जैसे आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक एक्सप्रेस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। करेक्ट। जहां पे एक्सप्रेसफुली आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि गाड़ी को कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, और उसके बदले में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करके आपने उसको प्रीमियम का पैसा
दिया, तो ये एक एक्सप्रेस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कभी कभी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लाइड भी हो जाते हैं, इंप्लाइड भी हो जाते हैं, यानी वन पार्टी प्रोमिसेस टू मेक द अदर पार्टी मेक गुड द लॉस। तो इंप्लाइड कैसे होता है? बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, करेक्ट। तो व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, तो वहां पे भी क्या होता है? वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो इंप्लाइड हो जाता है, करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंप्लाइड कैसे होता है? जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके गए थे, अब फ्रेंड की गाड़ी लेके गए थे और वो गाड़ी कहीं आपने ठोक दी, तो ये एक तरीके का इंप्लाइड है कि यू आर गोइंग टू मेक गुड द लॉस। तो आप एक तरीके से मान लो उसकी गाड़ी को ठीक करके लाके दे देते हो, तो आपने उसकी गाड़ी को ठीक करके लाके दे दिया, इसका मतलब आपने ऑटोमेटिकली उसको इंडेमनीफाई कर दिया, यू हैव मेड गुड द लॉस। तो वहां पे आपके फ्रेंड को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इंडेमनीफाइड हो गया, ठीक। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे ये मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अपन ने देखा, ठीक। तो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों अपन ने देख लिया। तो ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो अपन ने देख लिया, करेक्ट। तो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड ये अपन ने देख लिया। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकते हैं, करेक्ट। तो आज असेंशियल्स, जितने भी असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे असेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी मौजूद रहने चाहिए। कुछ इंप्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कई बार होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो इंडेमनीफाई करेगा एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉय जो है वो इंडेमनीफाई करेगा एम्प्लॉयर को अगेंस्ट द लॉस। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा जैसे कि फर्म और पार्टनर्स, तो याद करिए सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि फर्म विल इंडेमनीफाई द पार्टनर एंड पार्टनर विल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द लॉस इनकर्ड, करेक्ट। तो जो भी लॉस होता है उसके लिए फर्म पार्टनर को या पार्टनर फर्म को। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी प्रिंसिपल और एजेंट, फर्म और पार्टनर भी वैसे प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी प्रिंसिपल और एजेंट जो होते हैं, तो एजेंट कोई भी काम करेगा तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी एक तरीके का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस। तो एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को लॉस से सेव करने का। तो सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें भी मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब कोई अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें बोला यू विल मेक गुड द लॉस, एक्स ने वाई को बोला एक काम कर तू जेड की अच्छी टची कर दे, करेक्ट, जेड को एक तरीके से दो झापड़ मार के आ जा, कुछ भी हुआ तो मैं बैठा हूं, आई विल मेक गुड द लॉस, करेक्ट। अब आपके कहने पे वाई जो है वो गया जेड के पास और उसने उसको दो झापड़ मार दिए, जेड ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, पुलिस आके वाई को उठा के लेके चली गई। अब ये सब जो काम हुआ, अब ऐसे इंस्टेंसेस पे अब जो भी उसको खर्चा हो गया जमानत वमानत का, अब वो आपसे पैसा मांग रहा है, आर यू लायबल टू पे द अमाउंट? और अगर नहीं दिया तो क्या वो आपसे रिकवर कर सकता है? क्योंकि आपने बोला था यू विल मेक गुड द लॉस, सो द आंसर टू इट विल बी नो, करेक्ट। तो ये मेक गुड द लॉस सिर्फ कब आता है? मेक गुड द लॉस केवल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आता है। तो इसमें सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो मौजूद होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या बनेगा? वो वैलिड बनेगा, करेक्ट। तो ये अपन ने देख लिया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है इंडेमनिटी का, वो हमने देखा एक्सप्रेस और इंप्लाइड। दूसरा आपने देखा पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखा, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। तीसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है सेक्शन 124 में वो देखा। चौथा आपने व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो सेक्शन 125 जो है वो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बताता है व्हेन स्यूड। और राइट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या राइट्स है? तो 3 राइट्स मिलते हैं, डैमेज, कॉस्ट और सम। तो जो भी डैमेज हुआ, करेक्ट, जो भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई आप क्लेम कर सकते हो, तो ऑल द डैमेजेस, करेक्ट, विच ही मे हैव कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। तो जितना भी डैमेज हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, तो वन पार्टी कैन मेक गुड द लॉस टू अदर, आप उतना क्लेम कर सकते हो। दूसरे में हमने देखा कोई भी कॉस्ट इनकर्ड इन गिविंग द सूट और अटेंडिंग और डिफेंडिंग द सूट, तो मतलब किसी ने आप पे केस फाइल कर दिया था तो उसको डिफेंड करने के लिए भी जो खर्चा करना पड़ा, तो आप वो पैसा भी क्लेम कर सकते हैं, करेक्ट, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। या कोई भी सम, कोई भी अदर सम, मतलब कुल मिला के कोई भी खर्चा हुआ, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़े जो आप रिलेट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो ऐसे इंस्टेंसेस में कोई भी डैमेज, कोई भी कॉस्ट, कोई भी सम, कल को सीधा सीधा सवाल है व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो आपने बताना है इस पर सेक्शन 125 3 राइट्स मिलते हैं, नंबर 1 डैमेजेस, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 सम, correct. So cost which he may have been compelled to pay in bringing the suit or defending the suit, and sums which he may have paid under the terms of compromise of the suit, correct. तो इसके लिए जो भी पैसे लगे होंगे वो सब आप एक तरीके से इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो आप ये उसका राइट है वो इंडेमनीफायर से क्लेम
कर सकता है। दिस वाज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन अगला जो अपन ने देखना था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में अपन ने देखा था, गारंटी के केस में हमेशा याद करिए, इसके लिए शुरुआत की थी अगेन एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल अपना क्या था? एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि गणेश जो है उसने पढ़ाई के लिए लोन चाहिए था, एजुकेशन लोन। तो मान लीजिए उसने एजुकेशन लोन चाहिए था कितने का? 50 लाख रुपए का। ठीक, अब वो 50 लाख का एजुकेशन लोन चाहता है किससे? एसबीआई से। एसबीआई ने बोला कि भैया 50 लाख कोई हलवा तो है नहीं, मजाक तो है नहीं कि आपको 50 लाख का लोन पढ़ाई के लिए ऐसे ही दे दे। तो एजुकेशन लोन एसबीआई बोलता है चलो ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू द लोन। एसबीआई ने बोला मना क्यों करना, अपना तो काम है लोन देने का। तो एसबीआई ने बोला ठीक है मैं आपको लोन दे सकता हूं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त क्या है? आपको किसी को गारंटर बनाना पड़ेगा। करेक्ट? तो इफ यू गिव समवन गारंटीज द पेमेंट, अगर कोई व्यक्ति गारंटी कर दे पेमेंट का, तो फिर मुझे आपको 50 लाख का लोन देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एसबीआई ने एक शर्त रख दी थी। करेक्ट? एक एग्जांपल ये। अनदर एग्जांपल, वही मान लो ए ने बी से 50 लाख का गुड्स खरीदना था क्रेडिट में। तो ए ने बी से 50 लाख का गुड्स खरीदना था क्रेडिट में। तो अगेन सवाल यही हुआ, बी ने यही बोला कि चलो ठीक है मैं आपको 50 लाख का गुड्स जो है वो क्रेडिट में दे देता हूं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? कोई गारंटी कर दे इस पेमेंट को। अब ऐसे सिनेरियो में अब गारंटी चाहिए थी, तो गणेश जो उदास बैठा था, फिर उसको गारंटर के रूप में एक व्यक्ति मिल गया। कौन? एबी। मान लो एबी नाम का जो व्यक्ति है, अब उसने गारंटी देने की बात कर दी। ठीक, तो गणेश जो था वो अपना ही बच्चा था। तो अब एबी ने क्या बोला? एबी ने एसबीआई को बोला कि ठीक है साहब, आप 50 लाख का लोन दीजिए, बच्चा पढ़ना चाहता है, आप उसे पढ़ने के लिए 50 लाख का लोन दे दीजिए, अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूं। करेक्ट? इतनी बात एसबीआई को किसने बोल दी? एबी ने बोल दी। तो यानी अब एक नई पार्टी का जन्म हो गया, वो था एबी, जो बीच में इन्वॉल्व हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एसबीआई एंड गणेश के बीच में। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो एसबीआई और गणेश का ही है, क्योंकि लोन देने वाली है एसबीआई, लोन पाने वाला है गणेश, और वहां पे एक तीसरी पार्टी आ गई कॉल्ड एज एबी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए। 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हुए? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन एसबीआई एंड गणेश, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन एबी एंड एसबीआई, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन एबी एंड गणेश। करेक्ट? अब ये जो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को बोलते हैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो तीनों पार्टी है, ये तीनों पार्टी के नाम क्या क्या रखे थे अपन ने? तो जो पार्टी लोन लेती है, करेक्ट, जिसको पैसों की जरूरत थी, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, यानी आगे चल के जिसको पैसे चुकाने हैं। करेक्ट? तो प्रिंसिपल डेटर, इन आवर केस जिसने लोन लिया गणेश, ही इज द प्रिंसिपल डेटर। जो लोन देती है कौन? एसबीआई बैंक, उसका काम है लोन देना, तो वो कौन हो गई? क्रेडिटर। तो एसबीआई विल बी कॉल्ड एज द क्रेडिटर। और एबी जो है वो कौन हो गया? एबी हो गया जिसने गारंटी करी है पेमेंट की। लोन लेने वाला गणेश, लोन देने वाला एसबीआई, लेकिन बीच में गारंटी दे दी एबी ने, तो एबी कौन हो गया? एबी विल बी कॉल्ड एज द श्योरिटी। तो एक ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? तो 3 पार्टीज हो गई, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। श्योरिटी हमने देखा पर्सन हु गिव्स द गारंटी, प्रिंसिपल डेटर का मतलब हमने देखा पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन, और क्रेडिटर का मतलब पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। ये वो 3 लोग हो गए। करेक्ट? अब ये जो 3 लोग हुए, तो इनके बीच का जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कौन सा बना? वो एग्रीमेंट बना ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप बोलते हैं, विच इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, वो किसके बीच में है? तो वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। मतलब अपने एग्जांपल में एसबीआई एंड गणेश, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, मतलब एसबीआई और एबी, क्योंकि एसबीआई ये लोन तब तक नहीं देता जब तक बीच में एबी नहीं होता। तो इसलिए एबी ने जो गारंटी दी, श्योरिटी की तरह काम किया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस ही कब आता है? कल को अगर क्या होगा? कल को अगर मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट में गणेश डिफॉल्ट इन पेमेंट, कल को गणेश ने एसबीआई को पैसा नहीं दिया, तो फिर एसबीआई जो है वो घूम के गणेश एबी के पास आ जाएगी और बोलेगी साहब आपने गारंटी दी थी, अभी आपका बंदा पैसे नहीं दे रहा है, अब आपको वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इन दिस केस देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एबी एंड एसबीआई, जहां पे एज अ श्योरिटी मुझे अब पैसा देना पड़ेगा एसबीआई को। करेक्ट? तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन
क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। लेकिन अगर मैंने एसबीआई को पैसा दिया तो पक्की बात है अब मैं गणेश को पैसा, लाइबिलिटी तो गणेश की है, मैंने तो बस उसकी मदद के लिए काम किया था, गारंटी दी थी, तो मुझे तो गणेश से पैसा लेना बन गया अब, करेक्ट। तो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट गणेश और मेरे बीच में हो गया कि कल को अगर गणेश ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं गणेश के खिलाफ हर वो काम कर सकता हूं जो एसबीआई कर सकता है, करेक्ट। तो दैट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन, करेक्ट। तो मैं विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ एसबीआई, तो एबी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ एसबीआई, और एबी हर वो राइट को एक्सरसाइज करेगा जो एसबीआई गणेश के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता था, क्योंकि लाइबिलिटी तो अल्टीमेटली किसकी है? गणेश की है। तो ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन अगर इतनी बातों से निकालने की कोशिश की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promises made or discharge the liability of a third person। लेकिन कब? In case of his default, यानी अगर वो डिफॉल्ट करेगा तभी, करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? आइदर टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, करेक्ट। या तो उसने जो वादा किया था परफॉर्मेंस का वो परफॉर्म करने का मैं गारंटी दे रहा हूं, करेक्ट। दो तरीके की गारंटी होती है, या तो परफॉर्मेंस गारंटी या पैसों की गारंटी। तो अगर परफॉर्मेंस की गारंटी है, उसने बोला था अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो मैं काम करूंगा, करेक्ट। तो परफॉर्मेंस की गारंटी, या फिर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी कि भैया ठीक है तुम लोन उसको दे दो, वो नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, दैट इज डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी, करेक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 126। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब हमने बात करी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एसेंशियल्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स क्या क्या एलिमेंट है? अगर एसेंशियल्स की बात करें तो यानी गारंटी में ये सारी बातें होना जरूरी है। उन सारी बातों में से सबसे पहली बात, कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए। मैंने गारंटी किस बात के लिए दी थी भैया? तो कोई पर्पस होना चाहिए ना, जैसे कि पर्पस था उसका लोन लेके एजुकेशन, पढ़ाई करना, करेक्ट। तो आज गारंटी क्यों मांगी जा रही है? गारंटी मांगी जा रही है ताकि एसबीआई अपने डेट को सिक्योर करे, वो तो पढ़ना चाहता है, करेक्ट। लेकिन एसबीआई बोलती है भैया गारंटी नहीं दोगे तब तक मैं पैसा नहीं दे सकता, भले आपका पढ़ने की नियत ठीक है लेकिन मैं पैसा नहीं दे सकता, मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपने डेट की, तभी मैं आपको पैसा दूंगा, इसीलिए गारंटी का जन्म हुआ। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट, कि अगर वो सिक्योरिटी का डर नहीं होता एसबीआई को तो वो कभी गारंटी मांगता ही नहीं, करेक्ट। तो गारंटी का एक पर्पस होता है हमेशा, और वो पर्पस है सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ डेट। लेकिन उसके साथ साथ कंसिडरेशन भी होता है, करेक्ट। आज कंसिडरेशन क्या? गणेश को ऑब्वियसली 50 लाख रुपए की जो जरूरत थी उसको वो मिल रहा है, तो गणेश को कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिल रहा है, करेक्ट। एसबीआई का कंसिडरेशन क्या? भैया एसबीआई तो लोन दे रहा है तो वो इंटरेस्ट के साथ अपना कमाएगा पैसा, तो दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, करेक्ट। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है? द आंसर इज यस, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। लेकिन सवाल है एबी को क्या मिला इसमें? ये गारंटी देके एबी को क्या मिला? तो ये जरूरी नहीं है कि आज एबी को डायरेक्टली कोई कंसिडरेशन मिले। एबी खाली बस इतना पूछ सकता है गणेश तू खुश है, तेरे को 50 लाख रुपए मिल गए। गणेश के आंखों में आंसू और चेहरे में मुस्कान है कि सर थैंक यू। मैंने बोला बस यही मेरा कंसिडरेशन है, करेक्ट। इसका मतलब मीनिंग देयर बाय आज कंसिडरेशन कैन बी इनडायरेक्ट। तो एबी को कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन, श्योरिटी को कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन मिले इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये जरूरी नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि आज उसको पढ़ाई मिल रही है और उसको पैसे विद इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो कंसिडरेशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है उस केस में। और उसी बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, और मैंने जो पैसा दिया तो वो पैसा मैं रिकवर भी कर रहा हूं, तो मेरा तो कुछ लगा ही नहीं है वैसे भी, करेक्ट। वो तो बस उनका काम हो जाए इसलिए मैं बीच में एक गारंटर के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी है, तो मेरा डायरेक्ट कंसिडरेशन ना भी हो तो चल जाएगा, पर कंसिडरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो सेकंड एसेंशियल, पहला पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या है गारंटी का? सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ डेट। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन डायरेक्ट भी हो सकता, इनडायरेक्ट भी हो सकता। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए, करेक्ट। मतलब जिस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं वो चीज, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब मैं कोई ऐसी चीज की गारंटी ना दूं जो लायबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब मीनिंग देयर बाय कोई टाइम बेयर डेट था उसकी मैं गारंटी दे बैठा हूं,
करेक्ट, कि किसी से 5 साल पहले की कोई लाइबिलिटी थी, उसकी गारंटी आज जाके मैं दे रहा हूं, तो वो तो डेट ही लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर डेट कोई लीगली एनफोर्सेबल नहीं हुआ तो आप उसकी गारंटी भी नहीं दे सकते। तो गारंटी कैसी होनी चाहिए? गारंटी ऐसी होनी चाहिए जहां पे लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब लाइव लाइबिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। जो लाइबिलिटी होती है लेकिन वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, अनएनफोर्सेबल लाइबिलिटी की गारंटी कोई गारंटी नहीं होती। तो पहला आपने देखा पर्पस, दूसरा आपने देखा कंसिडरेशन, तीसरा आपने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी विच शुड बी लीगली एनफोर्सेबल, चौथा आपने देखा गारंटी जब आप दे रहे हैं तो खास बात क्या है गारंटी की, कोई भी उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए अंडर 143, 142 एंड 143, करेक्ट। तो कोई भी कंसीलमेंट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कंसीलमेंट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी छुपी हुई बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हम यहाँ गारंटी के लिए बात कर रहे हैं, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। जितनी जानकारी प्रिंसिपल डेटर को है उतनी जानकारी गारंटर को भी रहनी चाहिए, करेक्ट। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट रहा तो फिर आप जानते हैं दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, करेक्ट। तो कल को श्योरिटी जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है अगर उसने साबित कर दिया कि यहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट है। सो इट विल क्रिएट इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट रिजल्ट्स इनटू डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो ये इनवैलिडेशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसबीआई ने गणेश को लोन तो दिया, पर लोन में बात क्या लिखी थी? लोन में बात लिखी थी कि पहले 3 महीने जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% रहेगा और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% हो जाएगा। अब मजे की बात है, जब गारंटी लेनी थी तो एसबीआई और गणेश दोनों ने आके मुझे क्या बोला कि सर प्लीज गारंटी दे दीजिए, सिर्फ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को लोन मिल रहा है, अगर आप गारंटी दे देंगे तो एसबीआई मुझे वो पैसा दे देगा। मैंने बोला रो मत बच्चा, दे देते हैं गारंटी, उसमें क्या है, 5% है तो मतलब ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा तेरे पे, छोटा सा ही इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने गारंटी दे दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई ये 5% तो सिर्फ 3 महीने का था, उसके बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। मैंने बोला दिमाग खराब हो गया तेरा, 15% इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा तू? तो इसका मतलब ये बात तूने मुझसे छुपाई, क्योंकि तुझे पता था अगर 15% तू मुझे बताता तो मैं गारंटी नहीं देता। तो ऐसे इंस्टेंसेस में मिसरिप्रेजेंटेशन किया या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया, कल को यह साबित हो गया तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मौजूद नहीं है। एज अ श्योरिटी आई एम डिस्चार्ज, मैं साबित कर दूंगा कि भैया मेरी जानकारी के बगैर मुझसे ये बात छुपा के मुझसे गारंटी दी गई, ऐसे इंस्टेंसेस पे आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम माई लाइबिलिटी, दिस रेंडर्स इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। पर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी राइटिंग में होना जरूरी है? अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस का मतलब ओरल रिटर्न, कैसा भी चलेगा। लेकिन अगेन प्रिफरेबल ऑप्शन पूछोगे तो ऑप्शन राइटिंग में ही होना चाहिए, लेकिन राइटिंग इज नॉट मैंडेटरी, तो राइटिंग असेंशियल फीचर नहीं है। पर अनदर इंस्टेंस याद करिए, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटीज। कई बार गारंटी देते वक्त मैंने को श्योरिटी का भी बात कहा था कि ठीक है मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी गारंटी की एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि एक और व्यक्ति ने गारंटी देना है। जब तक वो गारंटी नहीं देगा मेरी भी गारंटी कोई काम की नहीं है। याद करिए, इसके लिए भी मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे, करेक्ट। तो आज अगर वो कैटरीना को कुछ लोन लेना था बैंक से और बैंक वाला मेरे से गारंटी मांगने आ गया ये बोल के कि भैया आप भी तो डिनर विनर करते ही हो तो गारंटी आप दे दो, करेक्ट। मैंने बोला चल ठीक है भाई, गारंटी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वेयर इज विकी, करेक्ट। तो विकी की गारंटी कहाँ है? तो बोले साहब विकी साहब तो मना कर रहे हैं। तो जब विकी साहब गारंटी नहीं दे सकते तो सवाल है मैं किस बात की गारंटी दूंगा और क्यों दूंगा? तो मैंने एसबीआई को साफ साफ बोल दिया कि ठीक है भाई, कैट को लोन देना है, लोन दे दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी गारंटी की गारंटी एक ही है कि वो शर्त है कि विकी भी इस गारंटी में शामिल होना चाहिए। तो अब विकी गारंटी दे रहा है तो मैं भी गारंटी दे रहा हूं, तो वी आर अ को श्योरिटी। हम क्या बन गए? हम बन गए को श्योरिटी। अब ऐसे इंस्टेंसेस में एसबीआई जो है बोलता है आप साहब आप तो गारंटी दो, विकी को भी हम ले आएंगे, उसने मेरा साइन करवा लिया, करेक्ट, कि मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने बोला था सब्जेक्ट टू विकी,
करेक्ट, और साइन कर दिया। अब विकी आया ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसने तो मना कर दिया, मैं गारंटी वारंटी नहीं देता किसी चीज की। करेक्ट, तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब बताइए, इजंट इट इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? कल को अगर विकी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया तो फिर मैं एज अ को श्योरिटी इज नॉट लायबल। कल को बैंक अब मान लो आता है मेरे पास और बोलता है कि साहब आपने गारंटी दी थी, अब पैसा चुकाइए। मैंने बोला भैया विकी किधर है? बोले विकी साहब तो आए ही नहीं थे, मना कर दिए थे। तो मैंने बोला तुमने मुझे बताया था, मैंने तो पहले ही आपको बोला था असेंशियल्स की को श्योरिटी चाहिए मुझे, तभी मैं गारंटी दूंगा। तो अगर वो को श्योरिटी नहीं आया तो हेल्ड एज अ ओरिजिनल श्योरिटी आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम माय लाइबिलिटी, तो मैं उस श्योरिटी को डिस्चार्ज कर सकता हूं। दैट इज इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो पर्पस यानी हमने देख लिया कि ये 6 असेंशियल्स है। कल को सीधा सीधा पूछे कि गारंटी में क्या क्या असेंशियल फीचर्स है, तो पर्पस होना चाहिए, पर्पस एक ही है, सिक्योरिंग डेट। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए जो डायरेक्ट भी हो सकता, इनडायरेक्ट भी हो सकता। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए, करेक्ट, यानी कोई ऐसा अनएनफोर्सेबल लाइबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, लाइव लाइबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, राइटिंग नेसेसरी फीचर नहीं है, और अगर ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी है तो को श्योरिटी का आना चाहिए। को श्योरिटी नहीं आया या मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट हुआ तो ये दोनों केस में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ मिस, एक तरीके से इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, ये हमने सीखा था। करेक्ट। गारंटी जो है देने के 2 प्रकार थे, याद करिए, गारंटी 2 प्रकार से दी जा सकती थी। टाइप्स ऑफ गारंटी की अगर बात करें तो एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। 2 तरीके से गारंटी दी जाती है। स्पेसिफिक गारंटी मतलब सीधा सीधा जो मैंने गणेश को गारंटी दी, ये क्या थी? गणेश को दी जाने वाली स्पेसिफिक गारंटी थी। कल को इसका मतलब अब वो बैंक ने 50 लाख का लोन गणेश को दिया था, वो अगर गणेश रीपे नहीं करता तो एज ए बी आई एम लायबल फॉर स्पेसिफिक गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी के अंदर मेरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पर वो गणेश जो है उसने कार भी खरीद ली, करेक्ट, उसने जाके घर भी खरीद लिया और बहुत सा सबके लोन ले लिया। उसने कार लोन भी ले लिया, उसने होम लोन भी ले लिया, एजुकेशन लोन तो लिया ही था, फिर घूमने के लिए पर्सनल लोन भी ले लिया, शादी के लिए मैरिज लोन भी ले लिया। मैंने बोला गणेश है कि कौन है ये भाई? करेक्ट, सिर्फ लोन पे ही चल रहा है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे मीनिंग देयर बाय अब वो सब लोन के लिए, एजुकेशन लोन तो वो पहले पूरा चुका दिया, करेक्ट, वो खत्म कर दिया, पर बाकी लोन उसके जिंदा है। अब वो लोन के लिए एसबीआई मेरे पास आ गया कि साहब उसका मैरिज लोन बाकी है, करेक्ट, वो अब आपको रीपे करना पड़ेगा। सवाल ये था क्या बैंक वो पैसा मुझसे मांग सकता है? करेक्ट। तो मैंने बोला मैंने गणेश का पढ़ाई का ठेका लिया था, मैंने गणेश का ठेका नहीं लिया था। तो मीनिंग देयर बाय आज गणेश जो 10 तरीके के अलग अलग लोन ले रहा है उसके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो गारंटी दी दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या? गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सिंगल डेट और ए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जैसे इस एग्जांपल में एजुकेशन लोन। श्योरिटी लाइबिलिटी यानी मेरी लाइबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? सीधी सी बात है, जो काम करना था वो काम हो गया, या लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी थी तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। अगर गणेश ने एसबीआई को होम एजुकेशन लोन का पैसा चुका दिया, यहां पे डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी था, वो चुका दिया, तो मेरी श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो क्या हो गई? खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। आई एम रिलीव्ड, अब मैं और कहीं भी किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होऊंगा। तो श्योरिटी लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। जैसे कई बार परफॉर्मेंस की गारंटी भी होती है, तो 10 तारीख को इवेंट होना था, इवेंट में वो सिंगर गाएगा कि नहीं गाएगा, तो मैंने बोला चलो मैं गारंटी दे देता हूं वो गाएगा, और अगर वो नहीं गाया तो फिर मैं आऊंगा गाने, करेक्ट। तो ये परफॉर्मेंस की गारंटी है। अब परफॉर्मेंस की गारंटी दी गई, तो अब 10 तारीख हुआ, वो इवेंट वाले दिन वो सिंगर चला गया मेरे कहने पे और उसने परफॉर्मेंस दे दी, तो जैसे ही उसने परफॉर्म किया मेरी गारंटी खत्म। अब वो इवेंट कंपनी आके मेरे को बोल सकते हैं क्या? नहीं साहब वो तो 2 ही गाना गाया, अब आप भी गा दो 2-4 गाने। मैंने बोला जबरदस्ती, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय क्या वो गाना गाना पड़ेगा? द आंसर टू इट विल बी नो। तो गाना गाने के लिए विल नॉट बी लायबल, क्योंकि परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी मेड, परफॉर्मेंस हो चुका है, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। लेकिन कई बार गारंटी जो है वो कंटिन्यूइंग भी होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी किस तरीके की होती है? तो आज मान लीजिए अभी मैंने गणेश ने वही दुकान से सामान खरीदना था, दुकान से सामान खरीदना था, तो अब वो 1 लाख का सामान खरीदने गया दुकान से। जब गणेश दुकान से सामान खरीदने गया 1 लाख का उधारी में खरीदना चाहता था, दुकानदार ने बोला भाई उधारी उधारी मैं नहीं देता। तो गणेश ने बोला आप मेरे को ऐसा वैसा समझे हो क्या? एबी सर मेरी गारंटी देते हैं। फिर उसने फोन कर दिया मुझे कि साहब आप बोल दो एक बार, गणेश अपना ही बच्चा है। मैंने बोला चल ठीक है, गणेश अपना ही बच्चा है, आ देखो सर ने गारंटी दी है, करेक्ट। मैंने बोला कहाँ खड़ा है रे तू? बोले साहब वो मैं तो किराना दुकान में हूँ, सामान खरीदता हूँ, उधारी में देता नहीं है ये।
मैंने बोला चल ठीक है यार, ये खाने पीने का चीज है, पढ़ाई करेगा खाएगा पिएगा तब तो पढ़ेगा ना, पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, करेक्ट। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, इसका चल 2 लाख तक का सामान ये उधारी में भी खरीदता है तो मैं गारंटी देता हूँ, करेक्ट। तू इसको 2 लाख तक का सामान उधारी में बेचे कर, तू बेच देकर, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइबिलिटी तेरी 2 लाख तक की रहेगी, ये नहीं चुकाएगा तो मैं बैठा हूं। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी। अभी वो गया 1 लाख का सामान खरीद के आया, क्या उसके लिए एम आई लायबल? द आंसर इज यस। फिर वो गया उसने 20,000 का सामान और खरीद लिया, एम आई लायबल? द आंसर इज यस। फिर वो गया 40,000 का सामान और खरीद लिया, एम आई लायबल? यस। फिर 30,000 का सामान और खरीद लिया, एम आई लायबल? यस। ऐसा करके उसने 190 का सामान खरीद लिया। मैंने बोला यार ये तो खरीदे जा रहा है। और मैंने बोला था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये पढ़ेगा और बढ़ेगा के चक्कर में ये खाना पीना इतना कहाँ से आ गया, खाना तक समझ में आता है, ये पीना कहाँ से आ गया, करेक्ट। तो ऐसे मतलब अभी वो कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें पी रहा है, ये सब कोई अच्छी बात है, करेक्ट। तो आज पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये मेरी गारंटी का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो अभी वो दुकान में गया और दुकानदार ने फोन किया, साहब ये खरीदने आया है। मैंने बोला बस भाई अब सोच समझ के बेचना, 2 लाख से ऊपर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, आई रिवोक माई गारंटी। बस आज तक जो है उसके लिए मैं जवाबदार हूं। उसके बाद अब अगर तूने उसको कुछ बेचा तो तू समझ और वो समझ, करेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, गारंटी को रिवोक कर दिया। तो बताइए कंटिन्यूइंग गारंटी कब खत्म होती है? द मोमेंट श्योरिटी रिवोक्स द गारंटी। अब मैंने रिवोक कर दिया तो क्या पुराने पैसे के लिए भी अब मैं लायबल नहीं हूं? अब वो दुकानदार बोलता है ठीक है साहब 1,90,000 चुकाओ। मैंने बोला काहे का, मैंने तो गारंटी रिवोक कर दी है। क्या दुकानदार मुझसे वो पैसे ले सकता है कि नहीं ले सकता? उतने तक के लिए मैं लायबल हूं। तो रिवोकेशन से पहले तक की जितनी भी लाइबिलिटी होगी, सब्जेक्ट टू मैंने जितना लिमिट किया था उतने तक के लिए एज अ श्योरिटी आई एम लायबल, लेकिन उसके बियॉन्ड मेरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, करेक्ट। सो गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन थे, कभी लाख, कभी 20,000, कभी 30,000, तो गारंटी सबके लिए है, करेक्ट। मतलब अ काइंड ऑफ जनरल गारंटी है। ये कंटिन्यू कब तक चलेगी? अनटिल एंड अनलेस रेवोकेशन ऑफ गारंटी। जब तक मैंने वो गारंटी को रिवोक नहीं कर दिया तब तक एनी पॉइंट ऑफ टाइम तक 2 लाख की गारंटी रहेगी, एनी पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो वो 2 लाख की गारंटी जो है वो चलती रहेगी। तो मैं वो 2 लाख की गारंटी भी खत्म करना चाहता हूं तो मुझे रिवोक करना पड़ेगा गारंटी, तब जाके मैं आगे की फ्यूचर लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता हूं। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, करेक्ट। तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी भी मैंने आपको समझा दिया, बोलिए कंटिन्यूइंग गारंटी भी क्लियर। तो एक था स्पेसिफिक गारंटी, जैसे एसबीआई से जो होम लोन एजुकेशन लोन लिया वो केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी जो हमने दुकान को 2 लाख तक की गारंटी दी थी, तो 2 लाख तक के डेट्स के लिए कंटिन्यूइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, मतलब किस हद तक श्योरिटी लायबल हो सकता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। तो सीधी सी बात है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो है वो को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर का मतलब क्या हुआ? जितने जिस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर जवाबदार है उतने और वो सब अमाउंट के लिए उसका श्योरिटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रिंसिपल डेटर आज लोन के रिपेमेंट के लिए जवाबदार था 50 लाख रुपए के लिए, वो 50 लाख के लिए एबी भी जवाबदार है। उस 50 लाख पे जो इंटरेस्ट बनता था, प्रिंसिपल डेटर वो इंटरेस्ट भी देने के लिए जवाबदार है। तो एज अ श्योरिटी मैं भी वो इंटरेस्ट देने के लिए जवाबदार हूं एसबीआई को, करेक्ट। वो पैसा भी एक टाइम तक देना था, उस टाइम से भी डिले करोगे तो और इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनाल्टी लग सकती है। तो वो प्रिंसिपल डेटर को वो पैसा भी देना पड़ता, एज अ श्योरिटी मुझे वो पैसा भी देना पड़ेगा एसबीआई को। तो जो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर जवाबदार होता है, हर वो अमाउंट के लिए श्योरिटी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी क्या है? इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अनलेस ऐसा मैंने कोई लिमिट लगा रखा हो तो बात अलग है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा कि मैंने बोल रखा था कि भाई देख मैं मैक्सिमम इतने तक की गारंटी दूंगा, इसके ऊपर अगर कुछ पैसा हुआ तो तू समझ और ये समझ, करेक्ट। तो अगर ऐसा बोल दिया तो मैंने खुद ही लिमिट लगा दी, बट ऐसा कुछ बात नहीं है। बस मैंने बोला कि मैं गारंटी देता हूं इसके लोन के रिपेमेंट की। तो अगर मैं गारंटी दे रहा हूं मतलब मैं सिर्फ वो लोन के रिपेमेंट की गारंटी नहीं दे रहा हूं, वो लोन से जुड़े हुए जितने भी पैसे थे वो सब पैसे से जुड़ी हुई गारंटी मैं दे रहा हूं। इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लेकिन सवाल ये है, यहां मेरी लाइबिलिटी तो सेकेंडरी है, पहली और प्राइमरी लाइबिलिटी तो किसकी होती है? गणेश की होती है। तो बैंक ने लॉजिकली पहले गणेश से पैसा मांगना चाहिए,
मेरे पास बाद में आना चाहिए, मेरी लाइबिलिटी क्योंकि सेकेंडरी होती है, करेक्ट। तो प्रैक्टिकली कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैं ये बात एसबीआई को बोल सकता हूं क्या, कि तुम डायरेक्ट मेरे पास मत आना। एसबीआई चाहता तो डायरेक्ट आ सकता था, क्रेडिटर में प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट। एसबीआई चाहता तो श्योरिटी के खिलाफ ही डायरेक्ट एक्शन ले सकता था, लेकिन मैं इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रेरी प्रूव कर सकता हूं। कल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैं एसबीआई को बोल सकता था कि भैया तुम मेरे पास डायरेक्ट तब तक नहीं आओगे जब तक तुमने गणेश से रिकवर करने की कोशिश नहीं कर ली। अगर ऐसा मैंने बोला होगा तो फिर एसबीआई डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकता पैसा रिकवरी करने। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। लाइबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मैं बोल रहा हूं जब तक प्रिंसिपल डेटर चुका रहा है तेरा पैसा, तो तू क्यों मेरे से आके पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है? मैंने गारंटी दी है, मैं रिप्लेसमेंट नहीं हूं उसका, करेक्ट, कि उससे उसकी जगह मुझसे ले लो। पहले तो आपने उसी से पैसा लेना है, वो अगर देने में अनसक्सेसफुल हो रहा है तब मेरे पास आना है आपको, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे सेकेंडरी लाइबिलिटी है। तीसरा हमने जो देखना था गारंटी के केस में, वो अगर कोई डेट के लिए प्रिंसिपल डेटर जवाबदार नहीं है तो सीधी सी बात है श्योरिटी की तो जवाबदारी और ही नहीं आएगी, करेक्ट। यानी कोई अमाउंट के लिए अगर कोई डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर प्रिंसिपल डेटर जवाबदार नहीं होता तो फिर समझ जाइए जब मेन कल्प्रिट ही जवाबदार नहीं है तो उसका श्योरिटी कैसे जवाबदार होगा, करेक्ट। मतलब कल्प्रिट नहीं बोलना चाहिए, मेन व्यक्ति ही जवाबदार नहीं है तो फिर श्योरिटी कैसे जवाबदार होगा। तो कुछ मान लीजिए डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट था, एसबीआई ने कुछ कागजों में गड़बड़ी कर दी थी जिसकी वजह से अब वो एक पर्टिकुलर पैसा गणेश से रिकवर नहीं कर सकती। तो जब एसबीआई जो पैसा गणेश से ही रिकवर नहीं कर सकती वो एबी से क्या रिकवर करेगी? तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, मतलब समझो श्योरिटी क्या है, गणेश की परछाई है, करेक्ट। तो जितने चीजों के लिए गणेश लायबल होगा उतने तक के लिए ही श्योरिटी भी लायबल होगा, वो भी सेकेंडरी लायबल होगा, प्राइमरी लायबिलिटी उसकी नहीं होगी, करेक्ट। तो ये हमने नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी अंडर 128 सीखा था, करेक्ट। फिर एक और छोटा सा सेक्शन था 132। अब 132 क्या सेक्शन था, इसमें हमने देखा था कि 132 के अंदर मान लीजिए आज दो लोगों ने मिलके एक थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पर्सन 1 और पर्सन 2 ने थर्ड पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? टू अंडरटेक लायबिलिटी, मतलब दो लोगों ने मिलके एक लोन लिया, करेक्ट। तीसरे व्यक्ति से मान लो 20 लाख का एक लोन लिया। अब 20 लाख का लोन लिया, ये दो लोगों ने मिलके लिया, ए और बी, पर्सन 1 और पर्सन 2 जाके पर्सन 3 से 20 लाख का लोन लेके आ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अब ये जो पर्सन 1 और पर्सन 2 जो दोनों साथ में गए थे, इनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इनका आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है? एक्चुअल में पैसा चाहिए था पर्सन 1 को, एक्चुअल में पैसा चाहिए था पर्सन 1 को, पर पर्सन 1 को पता है मैं पर्सन 3 से डायरेक्ट पैसा जाके मांगूंगा तो वो देगा नहीं, तो वो पर्सन 2 को अपने साथ लेके गया कि चल यार तू भी साथ चलेगा तो शायद वो मना ना करे, पैसा दे दे, करेक्ट। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों जाते हैं और बोलते हैं मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए, और पर्सन 2 भी बोलता है हाँ हाँ यार 20 लाख का लोन दे दो। तो पर्सन 3 को लग रहा है ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब एक तरीके का जॉइंट लोन है, करेक्ट। ये तो 1 और 2 आपस में जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेसिकली 2 जो है वो 1 की गारंटी देने के लिए आया, पर ये बात 3 को नहीं बताई आपने, करेक्ट। तो इट इज एज गुड एज ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब यहां पे 3 जो है वो 1 या 2 किसी से भी पैसा ले सकता है एज अ प्राइमरी लायबिलिटी, क्योंकि 3 को तो पता ही नहीं। मैं बोलता हूं 3 को पता हो चाहे नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन ऑफ देम शेल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ अदर। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? पर्सन 1 एंड पर्सन 2 के बीच में। तो इसका मतलब ये दोनों साबित कर रहे हैं कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का है, लेकिन 3 तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और जब 3 इन्वॉल्व नहीं है तो एज गुड एज 3 तो मानेगा कि पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, तो वो तो 1 या 2 किसी को भी लायबल ठहरा सकता है, क्योंकि जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में सबकी लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली होती है। तो इन दिस केस लायबिलिटी ऑफ पर्सन 1 एंड पर्सन 2 टू पर्सन 3 अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो देखने से लग रहा है सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ये छोटी सी बात, इंडिपेंडेंट बात सेक्शन 132 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का बोलता है,
ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी कब कब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है, यानी अब वो कब कब मुक्त हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी किन किन इंस्टेंसेस में हो सकता है? नंबर 1, सबसे पहला तरीका डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी होने का होता है रेवोकेशन। तो रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, रिवोक करके आप अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं। रिवोक का भी अब तरीका क्या क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका रेवोकेशन बाय नोटिस। अभी मैंने आपको बताया था रेवोकेशन बाय नोटिस। जैसे याद करो, अगर मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी तब उसको तोड़ना है, तो तोड़ने का तरीका क्या था? मैं सीधा एक नोटिस दूंगा, मैं बोलूंगा जैक भाई जो मैंने 2 लाख तक की गारंटी दी थी बस बहुत हो गया, अब आई रिवोक माई गारंटी। आई रिवोक माई गारंटी, इसका मतलब अब फ्यूचर में कोई भी सामान इसको बेचोगे तो सोच समझ के बेचना, आई हैव रिवोक्ड माई गारंटी। तो रेवोकेशन बाय नोटिस हो गया। उसके बाद श्योरिटी इज डिस्चार्ज। वहां जिस दिन रिवोक किया तब तक जो भी लाइबिलिटी होगी तब तक के लिए एज अ गारंटर, एज अ श्योरिटी आपकी भी सेकेंडरी लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद की कोई भी लाइबिलिटी के लिए यू आर डिस्चार्ज, क्योंकि यू हैव डन अ रेवोकेशन बाय नोटिस। दूसरा इंस्टेंस रिवोक करने का होता है इन केस ऑफ डेथ। कल को अगर श्योरिटी की डेथ ही हो गई, तो जैसा हमने देखा, तो जिसने गारंटी दी थी अब वो गारंटर की डेथ हो गई, तो कम से कम मरने के बाद उसको चैन से रहने दो। उसके बाद भी आप बोलते हो गारंटी दी थी आपने, पैसा दो। उसने तो गारंटी अपने लाइफ की भी दी थी ना, वो तो बची नहीं, तो लाइफ बची नहीं और इधर आप गारंटी पैसों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस में जैसे ही डेथ हुआ तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहीं पे खत्म हो गया। तो उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए कोई गारंटी कभी था ही नहीं, करेक्ट, कभी गारंटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन डेथ तक के ट्रांजैक्शन के लिए, वहां तक के ट्रांजैक्शन के लिए तो गारंटी चालू रहेगी। और वहां पे अब कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन पूरा करेगा उस गारंटी को अगर जरूरत पड़ी? तो फिर वो श्योरिटी का जो भी लीगल हियर था, अगर उसके एस्टेट सपोर्ट करती है तो उतने तक के लिए उसका लीगल हियर जो है वो गारंटी के लिए जवाबदार रहेगा। लेकिन टिल डेट ऑफ डेथ, उसके बाद के लिए कोई भी काम, कोई भी लाइबिलिटी के लिए श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। या तीसरा तरीका आप जानते हैं रिवोक करने का, और वो है नोवेशन, करेक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टर्म्स को बदल के आप नोवेशन से क्या कर सकते हैं? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है। पहला बाय रेवोकेशन बाय नोटिस, दूसरा रेवोकेशन बाय डेथ, और तीसरा बाय नोवेशन, करेक्ट। तो ये रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। दूसरा होता है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। जब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, कब? जब क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया, ऐसा काम किया कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एबी अपने आप रिलीव हो जाएगा। मतलब एसबीआई ने कोई ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से एबी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया। दैट इज एक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया था। अब उसके एक्ट से कब कब एबी डिस्चार्ज हो सकता है? नंबर 1, अगर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। भैया मैंने गारंटी दी थी, उसने लोन दिया था 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, मैंने उसके लिए गारंटी दी थी, तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं और वो 10 साल के लोन को 15 साल का कर दिया। किससे पूछ के तूने टर्म्स एंड कंडीशन वेरी किया? करेक्ट। 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट को तूने 15% कर लिया। घर का लोन है तेरे, किससे पूछ के तूने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया? मुझसे पूछा था, मुझसे दोबारा साइन करवाया था। तो फिर मेरी गारंटी स्टैंड्स रिवोक बाय एक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि बिना उसकी सहमति के तो टर्म्स एंड कंडीशन बदला नहीं होगा। तो अगर एसबीआई ने लोन के टर्म्स कंडीशन बदल दिए, करेक्ट, और श्योरिटी से पूछा नहीं था, तो ऐसे इंस्टेंसेस में बाय एक्ट ऑफ एसबीआई श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। नंबर 2, बाय रिलीज और डिस्चार्ज बाय प्रिंसिपल डेटर। सबसे सिंपल तरीका है बाय रिलीज और डिस्चार्ज बाय प्रिंसिपल डेटर। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने ही अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, रिलीज कर दिया, या एसबीआई ने प्रिंसिपल डेटर को ही माफ कर दिया। अगर उसी को माफ कर दिया तो मैं तो उसका साया था, करेक्ट। जब उसी को माफ कर दिया तो साया तो ऑटोमेटिकली गया। तो इसलिए बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और ये कौन कर सकता है? एसबीआई कर सकता है। तो एसबीआई ने एक लेटर दे दिया क्या कि हम गणेश को रिलीव करते हैं इस 50 लाख के लोन के लिए। तो अगर गणेश रिलीव हो गया तो मैं ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, करेक्ट, फ्रॉम माय लाइबिलिटी। कैसे रिलीज हो सकता है? जैसे एग्जांपल, लोन लिया था, अब गवर्नमेंट जो है आई और गवर्नमेंट आई और बोली जाओ हम एजुकेशन लोन माफ करते हैं। जिन जिन लोगों ने एजुकेशन का लोन ले रखा है वो सबका एजुकेशन लोन माफ, करेक्ट। अब सोचिए एजुकेशन लोन माफ, जैसे फार्मर के लोन माफ होते हैं, एजुकेशन लोन माफ हो गया एक बार। अब अगर एजुकेशन लोन माफ हो गया तो सोचिए गणेश इज डिस्चार्ज,
अब गणेश को तो पैसा चुकाने की जरूरत ही नहीं है, गणेश एसबीआई को पैसा नहीं चुका रहा, एसबीआई का दिमाग खराब हुआ, एसबीआई अब एबी के पास आ गया, बोलता है साहब आप चुकाओ, आपने तो एजुकेशन लोन नहीं लिया है, आपने तो गारंटी दिया, चलो 50 लाख लो। मैंने बोला जब धूप में रहने वाला व्यक्ति ही गायब हो गया है तो साया कहां से दिखेगा, करेक्ट, साया ऑटोमेटिकली गायब। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे मीनिंग देयर बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ऑल्सो डिस्चार्जेस द श्योरिटी। दूसरा इंस्टेंस आपने देखा। तीसरा, क्रेडिटर्स कंपाउंड्स विद गिव टाइम और एग्री नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। बताओ, जिससे असली में पैसा लेना है उसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एसबीआई ने एग्रीमेंट कर लिया क्या कि भाई गणेश मैं तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। मैंने बोला इतना बड़ा दिल जब गणेश के साथ दिखा सकते हो तो मैं तो गणेश का साया हूं, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय वो मैं भी अपने आप क्या हो जाऊंगा, रिलीव हो जाऊंगा कि भाई तू उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, यू हैव अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट गणेश। अगर एसबीआई गणेश के खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो आई एम ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। हाउएवर इट हैज 2 एक्सेप्शंस, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पे इतना आसानी से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा अपनी लायबिलिटी से। जैसे कि नंबर 1, आज एसबीआई ने गणेश से पैसा क्यों रिकवर नहीं किया, क्योंकि उसने एक एग्रीमेंट किया था विद 3rd पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, करेक्ट। अभी गणेश की और भी कई लोगों से पहचान थी, तो उनमें से कोई तीसरा व्यक्ति जो था वो एसबीआई के पास गया और उसने बोला कि साहब आप थोड़ा गणेश को समय दे दो। तो उस एग्रीमेंट के चलते एसबीआई ने गणेश को थोड़ा समय दे दिया। तो केवल इतना बोल देने से इतना जल्दी श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता कि भाई तूने गणेश को समय क्यों दिया, करेक्ट। उधर गणेश को समय दिया जा रहा है, मैं अब गारंटी मैं भी डिस्चार्ज हो गया, तो ऐसे डिस्चार्ज नहीं होते। एसबीआई बोलेगा भैया हमारे पास रीजन है, करेक्ट। या फिर एसबीआई जो है वो बस चाहता तो एक्शन ले सकता था, लेकिन वो कोशिश कर रहा है भाई एक बार लीगल एक्शन ले लेगा तो फिर पैसा इतनी आसानी से रिकवर नहीं होगा। तो एसबीआई थोड़ा सा अभी ढिलाई दिखा रहा है उस पर एक्शन लेने का। ले सकता है, लेगा, टाइम बार्ड नहीं हुआ है, लेकिन अभी ले भी नहीं रहा है एक्शन। एज अ गारंटर मैं वेट कर रहा हूं, कर यार उस पर केस कर, अभी तक केस क्यों नहीं कर रहा है। तो एसबीआई थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहा है और केस फाइल नहीं कर रहा है, करेक्ट। क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू, कर सकता है केस, लेकिन अभी वो स्यू कर नहीं रहा है। तो क्या मैं रिलीव हो गया, मैं बोल रहा यार इतना टाइम हो गया केस नहीं कर रहा है, जा मैं मुक्त, अब मैं लायबिलिटी नहीं चुकाऊंगा। तो भाई तूने गारंटी क्यों दी थी। तो आप अगर श्योरिटी है तो इतनी जल्दी आप अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं होंगे। तो इसके 2 एक्सेप्शन थे, वो दोनों एक्सेप्शन हमने देखे कि आमतौर पे इस पॉइंट पे इतना जल्दी श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। या फिर क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी मतलब क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम, ये सारी चीजें एक्ट ऑफ क्रेडिटर्स ही पढ़ रहे, क्रेडिटर्स ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से श्योरिटी इंपेयर्ड हो गया। इंपेयर्ड हो गया इसका मतलब आगे चल के मैंने आपको बताया कि श्योरिटी के कई राइट्स में एक राइट है क्या कि स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। तो भैया आज जो लोन लिया था, अगर मान लो सिक्योरिटी में कुछ पेपर रखे हुए थे बैंक के पास, तो बैंक की जवाबदारी है कि वो पेपर वो मुझे दे। बैंक ने क्या किया, मुझसे पैसा लिया और वो पैसा जो है, वो पेपर जो है वो गणेश को लौटा दिए। गणेश को लौटा दिया, मैंने बोला दिमाग खराब हो गया, अभी मैं अपना पैसा कैसे रिकवर करूंगा, तूने उसको कैसे दे दिया पेपर। या मान लो एसबीआई ने पेपर ही घुमा दिया। एसबीआई के एक्ट से कुछ ऐसा हुआ, मैं एसबीआई को बोल रहा भाई ठीक है मैं लोन चुकाने के लिए तैयार हूं, मेरे को पेपर दे। एसबीआई बोलता है नहीं नहीं पहले पैसा दो फिर पेपर दूंगा। मैंने बोला पेपर दे तभी मैं पैसा दूंगा। एसबीआई बोलता है नहीं दे सकते पेपर। मैंने बोला क्यों, गुम गए सर पेपर। यानी एसबीआई के एक ऐसा एक्ट, बोले एक बार हम लोग ऐसे ही थोड़ा कहीं जा रहे थे, पेपर की कमी हो रही थी, तो वो सब हमने प्रिंट कर दिए। बाद में पता चला कि वो पेपर तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर थे, तो वो पेपर ऐसे ही प्रिंट हो गए और रफ में चले गए, करेक्ट। अब सोचिए तो ये एक्ट ऑफ क्रेडिटर था ना, जिसकी वजह से टाइटल डीड्स ही घूम गई। अब टाइटल डीड्स घूम गई तो अब मैं बोलूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, तुम मुझे पेपर दो तो ही मैं पैसे चुकाऊंगा, वरना मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा, करेक्ट। तो क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशंस इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, तो मेरे पास तो यही रेमेडी थी कि मैं पैसा देता और पेपर मेरे पास आते, फिर वो पेपर से मैं रिकवर करता अपना पैसा। तूने वो पेपर घुमा दिया, अब मैं पैसा नहीं दूंगा जब तक मेरे को वो पेपर नहीं मिलेगा। दैट इज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स के इंस्टेंस देखे थे। और तीसरा ऑलरेडी देख चुके, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वही मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट और को-श्योरिटी। इन 3 केसेस में श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो ये सीधा सीधा 7 नंबर का सवाल बैठता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कौन कौन से ग्राउंड में हो सकता है। किसी भी एक पे पूछ लेगा 5 नंबर, सब पे पूछ ले 7 नंबर, करेक्ट।
तो लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है, तो बड़े कॉमन सेंस से इसके राइट निकले। पहला, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो आज सोचिए एबी का क्या क्या राइट होगा अगेंस्ट गणेश। पहला राइट जो एबी का आएगा अगेंस्ट गणेश वो है राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि ठीक है भाई बेटा मैंने तेरे बदले में एसबीआई को पैसा चुकाया है, तो ना आई विल हैव अ राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब यूं समझ ले कि अब मैं ही एसबीआई हूं, करेक्ट। तू ये मत समझ कि तू बच गया, तूने एसबीआई को पैसा नहीं दिया था, मैंने तो एसबीआई को पैसा दे दिया, पर अब अपनी जो एसबीआई है, करेक्ट। इसका मतलब अब मैं उससे रिकवर करूंगा एज अ एसबीआई। नाम एसबीआई रख रहा हूं लेकिन एक्चुअल में एसबीआई नहीं हूं, पर राइट सारे एसबीआई वाले आ जाएंगे मेरे पास। इसका मतलब अब मैं क्रेडिटर की तरह काम करूंगा। सो राइट ऑफ सब्रोगेशन मींस श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। तो जो कल तक का श्योरिटी था अब वो गणेश का क्रेडिटर कहलाएगा। दूसरा, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। तो ये एक तरीके का इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, याद करो। दो कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिकली हुए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। पहला कॉन्ट्रैक्ट गणेश और एसबीआई में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एबी और एसबीआई में। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट तो पर्पसफुली एक्सप्रेसली हुए थे, लेकिन एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो हुआ था जो इंप्लाइड था। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? वो गणेश और एबी का कॉन्ट्रैक्ट था। अभी गणेश की हिम्मत देखो, वो एबी को आकर बोलता है कि सर मैं काय को आपको पैसा दूं, आपके साथ मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने गारंटी दी थी एसबीआई को, आप जानो एसबीआई जाने, मैं किस बात का पैसा दूंगा आपको, आपके और मेरे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने बोला इसी दिन की वजह से इंसानियत से भरोसा उड़ जाता है, करेक्ट। एक तो मैंने तेरी मदद की और आज तू बोलता है कि क्या कि मैंने आपके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया, आप लॉफुली मुझसे पैसा नहीं मांग सकते। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, भले अपना बच्चा है लेकिन लॉ का टीचर हूं, करेक्ट। अभी कैसे लॉफुली पैसा मांग सकते वो बताता हूं कि दिस इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। नाउ यू हैव अ इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन एंड आई हैव अ इम्प्लाइड राइट टू गेट इंडेमनीफाइड। तो तेरी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ अब तू मुझे इंडेमनीफाई करके देगा। लेकिन बोला कब, कैसे, क्यों, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मैंने बोला इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब समझता है तू, करेक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, ये क्लियर हो गया। ये राइट है किसके अगेंस्ट में? एबी का राइट है अगेंस्ट गणेश, करेक्ट। तो दिस इज राइट ऑफ एबी अगेंस्ट गणेश। दूसरा, एबी का एसबीआई के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? सबके प्रति एबी विल एक्वायर सर्टेन राइट्स। गणेश का राइट्स देख लिए, एसबीआई के राइट्स की बात करते हैं। राइट नंबर 1, पहला राइट क्या है एबी का? राइट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। एसबीआई को मैंने क्या बोला? ला भाई चल मेरा राइट है, सब पेपर मेरे को दे, कोई भेल वेल खाना मत उस पेपर पे, पहले ही बोल दे रहा हूं, वो सारे पेपर मेरे को दे, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय फर्स्ट राइट विच एबी अक्वायर्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, कि राइट अगेंस्ट क्रेडिटर सिक्योरिटी, कि जो जो चीजें तेरे पास सिक्योरिटीज में पड़ी है वो सब मेरे को चुपचाप लौटा दे। तेरे को तेरा पैसा मिल रहा है ना, वो सारी सिक्योरिटीज मुझे मिल जानी चाहिए। अगर एक भी चीज, चाहे मुझे पता है कि नहीं पता है, क्या क्या चीजें तूने सिक्योरिटी में ली है वो मेरी जानकारी में है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे को एक एक चीज मेरे को देनी पड़ेगी। अगर तूने कल को साबित हो गया कि कुछ भी चीज मुझसे छुपाई या नहीं दिया, मैंने ऐसी तैसी कर देनी है तेरी, करेक्ट। तो राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर क्या है? राइट ऑफ क्रेडिटर्स, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, पहला। दूसरा, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, करेक्ट। तो सेट ऑफ करना, सेट ऑफ करना मतलब एडजस्ट करना, करेक्ट। जैसे ग्रुप 1 का मार्क्स ग्रुप 2 से सेट ऑफ हो जाता है, या ग्रुप 2 का मार्क्स कभी कभी ग्रुप 1 से सेट ऑफ हो जाता है, करेक्ट। एक में 40 आया और दूसरे में 60 आया तो नंबर क्या हो जाते हैं? ओवरऑल सेट ऑफ हो जाते हैं। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसे इंस्टेंसेस पे आज मान लो गणेश को एसबीआई को 50 लाख रुपए लेना था, पर गणेश का कंप्यूटर का काम था और उसने एसबीआई को कुछ कंप्यूटर भी बेचे थे, और जिसकी वजह से गणेश को एसबीआई से 10 लाख रुपए लेना भी था। अभी गणेश की स्मार्टनेस देखो, वो एसबीआई से अपना 10 लाख रुपए मांगने जाता है, 10 लाख रुपए मांगने जाता है, और एसबीआई अपना 50 लाख का लोन है वो श्योरिटी से मांगने जाती है। एसबीआई इधर मेरे पास आ गई कि साहब 50 लाख रुपए दो, गणेश को 50 लाख का हमने लोन दिया था। मैंने बोला यार वो बहुत तुमको कंप्यूटर भी बेचता है। बोले हाँ साहब उसको 10 लाख का चेक है, हम दे रहे हैं ना शाम को। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसे 50 लाख रुपए लेना है और 10 लाख रुपए देना है, तो तू 10 लाख उसको दे रहा है, और जो मिलने वाला 50 लाख है वो उससे नहीं ले पा रहा है तो मुझसे ले रहा है। एडजस्ट कर इसको,
इसका मतलब सेट ऑफ। तो मीनिंग देयर बाय ये क्या राइट है श्योरिटी का, दिस इज राइट ऑफ श्योरिटी। सेट ऑफ का बेनिफिट वो उठाएगा, वो बोलेगा 10 लाख एडजस्ट कर, ये बचा हुआ 40 लाख तेरे को दूंगा, पेपर दे मेरे को, फिर प्रिंसिपल डेटर की ऐसी तैसी करूंगा, बहुत गणेश गणेश हो गया। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय वो 40 लाख का वो सेट ऑफ आपको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? सेट ऑफ का ये राइट ऑफ ए बी श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर है। शेयर रिडक्शन, शेयर रिडक्शन मतलब ये शेयर मतलब कंपनी के शेयर नहीं, शेयर मतलब हिस्सा। तो शेयर रिडक्शन, शेयर रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? तो आज मान लीजिए अभी एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने कुछ चीजें जो सिक्योरिटी पे ली रखी थी, कुछ सिक्योरिटी बेच दी और उसके पैसे ले लिए। करेक्ट। अब वो मुझे बताया ही नहीं, वो मुझे बताया नहीं। अब जो पैसे उसने रिकवर कर लिए मैं उतना पैसा तो काटूंगा, या जो सिक्योरिटी मुझे वो नहीं दे रहा है, कुछ सिक्योरिटी उसने लौटा दी। करेक्ट। तो कुछ सिक्योरिटी उसने लौटा दी है तो मैं उसकी कीमत तो माइनस कर दूंगा सीधा सीधा। मैंने बोला था भाई 50 लाख का लोन लेने के लिए तूने कम से कम 70 लाख की सिक्योरिटी ली थी, अभी तू जो मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है वो तो लगभग 40 लाख की सिक्योरिटी है। अभी मैं 50 लाख तेरे को रिपे करूंगा और उसके अगेंस्ट में मेरे पास सिक्योरिटी 40 लाख की है, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। मैंने बोला बची 30 लाख सिक्योरिटी क्या है? बोले सर वो समय समय पे हमने उसको वापस कर दिया, जरूरत पड़ने पे वो बीच बीच में मांगता था सिक्योरिटी, तो 30 लाख की सिक्योरिटी हमने उसको लौटा दी या बेच दी। मैंने बोला बहुत बेवकूफ आदमी है तू। करेक्ट। अभी मैंने क्या करना, वो जो 30 लाख रुपए मैंने अपने डेट से लेस कर देना। मैंने बोला 50 लाख मैं तेरे को दे देता, पर वो 50 लाख मैं तब देता जब तू मुझे 70 लाख की सिक्योरिटी देता, तू मुझे 40 लाख की सिक्योरिटी दे रहा है, तो 30 लाख जो शेयर था अब मैं रिड्यूस कर लूंगा अपनी लायबिलिटी से, अब मैं तेरे को 20 लाख की दूंगा। भाई तू मेरे को जितने की सिक्योरिटी देगा मैं उसके हिसाब से तेरे को रिपेमेंट करूंगा। तो 30 लाख मैं एड क्या कर लूंगा, एक तरीके से शेयर रिडक्शन कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड ए शेयर रिडक्शन। तो ये राइट है किसका? एबी का अगेंस्ट एसबीआई, अगेंस्ट क्रेडिटर। तो ये बात हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है अगेंस्ट को श्योरिटी। तो को श्योरिटी के उसमें भी बहुत सारे राइट्स है। को श्योरिटी के अगेंस्ट में एबी के क्या क्या राइट है? सीधी सी बात है, को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। तो कुछ बात नहीं हो तो माना जाएगा कि याद करो एबी और विकी दोनों को श्योरिटी थे, तो दोनों की गारंटी कितनी कितनी रहेगी? तो कुछ नहीं बोला जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट दोनों की गारंटी बराबर बराबर रहेगी। तो कल को मान लो 20 लाख का लोन ले लिया था कैट ने, और वो अगर रिपे नहीं हुआ तो फिर बैंक जो है वो श्योरिटी के पास आ रहा है, गारंटर के पास आ रहा है, तो गारंटर अब कौन किसके पास जाएगा? तो मैंने बोला भाई को गारंटर्स हैं, एक काम कर 10 लाख वो देगा, 10 लाख मैं दूंगा, या 20 लाख मैं तुझे दे रहा हूं तो मैं 10 लाख उससे लूंगा। करेक्ट। बात एक ही होगी, पर 10 लाख से ऊपर मैं नहीं दूंगा। ठीक। तो 10-10 लाख की दोनों की लायबिलिटी होगी इक्वल। ये कब? ये तब जब को श्योरिटीज हैं और उनका शेयर्स अलग अलग डिसाइडेड नहीं था, तो सबकी लायबिलिटी इक्वली होगी। करेक्ट। लेकिन मान लो मैंने बोला देख भाई आज 4 लोग हैं, 4 लोग जो है वो मिलके गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? एक जन 1 लाख की गारंटी दे रहा है, दूसरे जन 2 लाख की गारंटी दे रहा है, तीसरा 3 लाख की गारंटी दे रहा है, चौथा 4 लाख की गारंटी दे रहा है। तो ऐसा करके आज 4 लोग जो है ए बी सी और डी ये सब गारंटी दे रहे हैं, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की और 4 लाख की, ऐसा करके गारंटी दिया गया। करेक्ट। अब एक्स जो है, एक्स ने एक 10 लाख का लोन लिया था। 10 लाख के लोन में उसने क्या किया, उसने लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 लाख का लोन रिपे कर दिया। 6 लाख का लोन जब रिपे कर दिया, तो 6 लाख का लोन रिपे कर दिया, तो अभी लोन बचा कितना है? 4 लाख। ये आउटस्टैंडिंग है। अब ये 4 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है तो कौन कितना बियर करेगा? तो सीधी सी बात है, ये 4 लाख का लोन है, पहले तो सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल देखा जाएगा। सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल देखा जाएगा तो मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 गारंटर्स थे, तो सबकी लायबिलिटी इक्वली मतलब 1-1 लाख। तो चारों से 1-1 लाख रुपए मांगा जाएगा। करेक्ट। तो चारों की लायबिलिटी कितनी होगी? 1-1 लाख रुपए होगी। किसी की भी उसकी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, क्योंकि मिनिमम 1 लाख की गारंटी तो सबने दी थी, तो सब 1-1 लाख रुपए देंगे। ऐसा नहीं कि वो 1 2 3 4 के रेशियो में बांट देंगे। करेक्ट। तो सबकी गारंटी कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा 1-1 लाख रुपए। लेकिन कल को क्या होता है, मान लो 10 लाख का लोन था और रीपेमेंट 4 लाख ही हुआ था। अब रीपेमेंट 4 लाख हुआ था तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 6 लाख। अब आउटस्टैंडिंग 6 लाख है, आप उसको 4 हिस्सों में बांटे, तो 4 हिस्सों में बांटे तो सबका हिस्सा कितना आ रहा है? 1.5 लाख। अब आपने चारों से 1.5 लाख बोला, तो बी सी डी ये तुमको तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने तो गारंटी दे रखी थी। ये बोलता है 1.5 लाख
किस बात का 1.5 लाख? भाई मैंने गारंटी जब लाख रुपए की दी थी तो 1.5 लाख कैसे? जब पैसा ही 5,000 रुपए लगाया था तो नुकसान 8,000 का कैसे हो गया मेरे को? करेक्ट। जब मैं गारंटी 1 लाख की दे रहा हूं तो 1.5 लाख कैसे मांग रहा है मेरे से? इसका मतलब साफ है, यहां पे सबका हिस्सा इक्वल करते तो 1.5 लाख होता, पर 1.5 लाख ए तो देगा नहीं, तो यहां पे क्या किया जाएगा? पहले ए का 1 लाख रुपए जो गारंटी था वो माइनस हो जाएगा। अब कितना बचा? 5 लाख। अब ये 5 लाख की गारंटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? 3 लोगों में। अब 3 लोगों में 5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 66 666 फॉर एग्जांपल, तो 166 667 आ रहा है, सबकी लायबिलिटी लिमिट के अंदर है। तो अब बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी 166 166 और 167 हो गया क्या? 5। तो इस तरीके से ये टोटल ओवरऑल 6 लाख का कंट्रीब्यूशन ऐसे होगा। ठीक, तो को श्योरिटी के केस में ऐसा सिनेरियो अपनाया जाएगा क्या कि को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली है, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। तो अगर उन्होंने अपना अपना सम बता रखा है तो उसमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर पहले जितना सम बोला था वो मैक्सिमम लिमिट की तरह काम करेगा। करेक्ट। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी में अपन ने देखा था। करेक्ट।